हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, क्या आप कहानी सुनने को तैयार हैं? जी हाँ, मैं भी बिल्कुल उत्सुक हूँ आप सबको आज की नई कहानी सुनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी का नाम है बीज का रहस्य। बीज यानी सीड्स। बच्चों, एक राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रम और ईमानदार थे। राज्य भर में उनकी चर्चा होती। नेक, ईमानदारी, बलशाली, अपने गुणों के लिए राजा जाने जाते थे। उनका मान सम्मान था, इज्जत था। पर राजा फिर भी उदास रहा करते थे। आखिर ऐसा क्यों? राजा के उदासी का कारण था उनके किसी संतान का ना होना, उनका किसी औलाद का ना होना। वो निसंतान थे, उनकी कोई भी बच्चे नहीं थे। वो दिन रात उदास रहते, इसी चिंता में रहते। आखिर उनके बाद इस राज्य को संभालेगा कौन? इस गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। दिन, सप्ताह, महीने, साल गुजरते गए। ऐसे ही बीतते गया। राजा का मान सम्मान तो बढ़ता रहा, पर राजा दिन प्रतिदिन उदास रहते गए। एक दिन वो समय भी आ गया जब राजा बूढ़े हो चले थे। एक दिन उनके दरबार में सेनापति ने उनसे कहा, महाराज, अब वो वक्त आ चुका है जब आपको अपना उत्तराधिकार चुनना है। आप बूढ़े हो चले हैं महाराज। आपको अभी से इस पे सोचना है कि आपके बाद इस राज्य को संभालेगा कौन। राजा ने कहा, मैं भी इसी चिंता में हूँ सेनापति। आखिर मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं? राजा ने फिर कुछ सोचा और उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने सेनापति से कहा, पूरे शहर में आज ढिंढोरा पिटवा दो। सभी कल मेरे राज दरबार में उपस्थित होंगे। जिसे भी मेरा उत्तराधिकारी बनने का शौक है या जो चाहता है कि मेरे बाद इस राज्य को संभाले, वो कल सारे मेरे दरबार में उपस्थित हो जाएं। सेनापति ने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा था। उसने जाके पूरे नगर में, पूरे शहर में ये मैसेज दिया कि जिसे भी राजा का नया उत्तराधिकारी बनना है वो कल राजमहल में उपस्थित हो। राजा कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। लोगों में उत्सुकता फैल गई। सभी लोग बनना चाहते थे नया उत्तराधिकारी। जवान, बच्चे सब उत्सुक थे। सबों ने कहा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अच्छी बात है। बच्चों, उसी शहर में एक युवा ऐसा भी था जो बचपन से अनाथ था, जिसके माता पिता नहीं थे। उसका नाम था रमेश। रमेश ने भी जब ये सुना तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि मैं भी कल राज दरबार जाऊंगा। मुझे भी बनना है नया उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी। सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने ढंग से तैयार होके महल पहुंच गए। राजा, मंत्री, सेनापति सभी तैयार थे। आखिर राजा किसे बनाएंगे अपना उत्तराधिकारी? सभी को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। सभी उपस्थित हुए। फिर राजा धीरे धीरे करके सिंहासन से नीचे आए। उन्होंने ऐलान किया कि जिसे भी मेरा उत्तराधिकारी बनना है वो आए और मेरे हाथ से ये बीज लेके जाए। सभी को बनने थे। सभी बच्चे, नौजवान सभी धीरे धीरे एक एक कर राजा के सामने आए। बच्चों की संख्या उसमें ज्यादा थी। बच्चे मीन्स 18 साल से ऊपर के नौजवान वर्ग, उनमें ज्यादा उत्सुकता थी कि वो राजा का उत्तराधिकारी बनेंगे। सभी आए। राजा ने सबके हाथ में थोड़े थोड़े बीज दिए। सबको बीज देने के बाद राजा ने यह ऐलान किया, ठीक 1 महीने के बाद आप सब मुझसे यहीं पे मिलेंगे। जिनके भी गमले में ये बीज अच्छे से फूले होंगे, फले होंगे, वही मेरे राज्य का नया उत्तराधिकारी बनेगा। सबों ने वो बीज लिया और चल पड़े। रास्ते में सभी ने अपने अपने ढंग से बात की। मैं तो इसे इस तरह लगाऊंगा, वैसे लगाऊंगा,
ऐसे पानी दूंगा, यहाँ रखूंगा। सबके मन में उत्सुकता थी। सभी घर गए और अपने अपने तरीकों से सबों ने गमले में उस बीज को लगाया। कुछ दिनों बाद सभी के गमले में नए पौधे, नए फूल उग गए। किसी के फूल लाल, किसी के पीले, किसी के गुलाबी देखने लायक थे। पर ये क्या, रमेश के गमले से तो पौधे भी नहीं निकल रहे थे। वो मायूस हो गया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। उसके दोस्त उसके घर आए। बोले, अरे रमेश, ये क्या, तुम्हारे गमले से तो नए पौधे, नए पत्ते भी नहीं दिख रहे हैं। रमेश उदास हो गया। बोला, हाँ दोस्तों, मैंने गमले में मिट्टी डाला, उसमें बीज लगाए, पानी दिया, धूप में भी रखा, पर मेरे गमले से तो पौधे निकल ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो अनाथ हो, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं आता, और चले गए। रमेश उदास हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से उस गमले में सारी मिट्टी निकाली, नई मिट्टी डाली, फिर से वो बीज डाले, पानी दिया और धूप में रखा। ये क्या, फिर से दिन बीतते गए। 10 दिन, 15 दिन, फिर भी एक पौधा या एक पत्ता तक नहीं निकला। उसके दोस्त फिर आए। बोले, कल आखिरी दिन है, हमें राजा के सामने उपस्थित होना है, क्या तुम हमारे साथ कल जाओगे? रमेश ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके दोस्त फिर उसका मजाक उड़ाकर चले गए। वो समय आया 1 महीने बाद, जब राजा के दरबार में सबको उपस्थित होना था। सभी चले अपने अपने गमले लेकर हंसी खुशी। रमेश सोचा, मैं जाऊं ना जाऊं, क्या करूं? पर उसने सोचा, मैं जाऊंगा और जो सच्चाई है वो राजा को बताऊंगा। वो अपना गमला लेकर हाथों में चला। राज दरबार में सभी उपस्थित थे। राजा धीरे धीरे सिंहासन से नीचे आए। सभी को एक एक करके राजा ने बुलाया। उन्होंने एक एक कर बारीकी से एक एक बच्चों का, एक एक व्यक्ति का गमला देखा। वाह, किसी में हरे, ताजे, पीले, रंग बिरंगे फूल, लहलहाते पौधे। बहुत खुश हुए राजा। पर ये क्या, अंत में खड़ा रमेश के गमले में कोई पौधा नहीं, कोई फूल नहीं। राजा ने धीरे से उसे बुलाया। रमेश डर डर के सहमा हुआ, धीरे धीरे करके राजा के पास आया। राजा बोले, ये क्या, तुम्हारे गमले में तो एक भी पौधा नहीं। क्या तुमने कोशिश नहीं की? क्या तुमने बीज को अच्छी तरह से लगाया नहीं? रमेश ने कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने बीज को अच्छी तरह से लगाया, गमले में मिट्टी डाला, बीज लगाया, पानी दी, धूप में रखा, पर मेरे गमले से एक भी पौधा नहीं निकला। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से कोशिश की। मैंने दूसरी मिट्टी डाली, बीज लगाया, पानी दी, धूप में रखा, पर फिर भी कोई पौधा नहीं निकल आया। मैं बहुत उदास हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजा ने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे अपने सिंहासन तक ले गए और उन्होंने कहा, मुझे आज अपना नया उत्तराधिकारी मिल गया है, वो भी रमेश के रूप में। सभी आश्चर्य हो गए। ये क्या, इसके गमले से तो कोई पौधा नहीं निकला। फिर राजा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? आखिर इसमें है क्या? राजा ने कहा, रमेश ही एक ऐसा युवक मुझे दिखाई दिया जिसने अपनी ईमानदारी और अपने मेहनत को नहीं छोड़ा। उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। बाकी आप लोग सारे झूठ बोल रहे हैं। मैंने जो बीज आप लोगों को दी थी वो जली हुई थी, उससे कोई पौधा निकलने वाला था ही नहीं। पर आप सबों ने झूठ का सहारा लिया, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए। पर रमेश ने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने सच्चाई का सहारा लिया। उसने बार बार मेहनत की, पर पौधे नहीं निकले। फिर भी उसने झूठ नहीं कहा। उसने अपना गमला लेकर आया। मुझे यही बात उसकी सबसे अच्छी लगी। मेरा उत्तराधिकारी बनने का योग्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें मेहनत करने की क्षमता हो और सच का सामना करने की क्षमता हो। रमेश ही मेरा नया उत्तराधिकारी बनेगा। यह कहते ही महल तालियों से गूंज उठी।
सभी लोगों ने वाह वाह किया। उसके दोस्तों रमेश के दोस्तों का सिर शर्म के मारे नीचे झुक गया था। वो सारे झूठ बोल रहे थे जो रमेश का मजाक उड़ा रहे थे। आज रमेश को अपने ऊपर फक्र था कि उसने मेहनत की और झूठ का सहारा नहीं लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें सच का सामना करना चाहिए, सच बोलनी चाहिए और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़नी चाहिए। मेहनत के बल पे बढ़ा हुआ व्यक्ति कभी पीछे नहीं आता, वो ऊंचाइयों को छूता जाता है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी झूठ नहीं बोलेंगे और मेहनत करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।